फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 4 तक सवाल कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें इसमें जांच करनी है कि संख्या है 6 की पावर n और इसमें n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से n का मान कुछ भी यहाँ पर यदि हम रखें और जब इसे हम हल करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा, हमें इसके अंदर जांच करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो वस्तुओं तथा प्राणियों की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है। मतलब ऐसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जिसके बारे में विस्तार में हमने पिछली वीडियो संख्याओं के प्रकार के अंदर पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर जांच करनी है कि क्या ये संख्या हल करने पर इसका अंतिम अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, जैसे 10, 20, 30, 100, 150, इस संख्याओं में अंतिम अंक 0 है, तो इन संख्याओं का अंतिम अंक 0 है तो इस संख्याओं में 2 व 5 का भाग पूरा पूरा अवश्य जाएगा। मतलब यदि इस संख्या के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें अभाज्य संख्या है 2 व 5 अवश्य आनी चाहिए। हमें जो संख्या दी हुई 6 की पावर n, इस संख्या में हमारे पास जो संख्या प्राप्त है हमें 6 है। यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसमें 2 व 5 दोनों ही अभाज्य संख्या में प्राप्त हो जाएगी तो इसका अंतिम अंक 0 अवश्य होगा, अन्यथा इसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। हमने यहाँ लिखा है भाषा में कि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसमें 2 व 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अवश्य आएंगे। जैसे कि 10 संख्या एक जो है उसमें अंतिम अंक 0 है तो 10 में 2 व 5 का भाग अवश्य जाता है। हमारे पास संख्या 6 की पावर है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से यहाँ पर हम n का मान कुछ भी रखें तो हमें क्या हल करने पर अंतिम अंक 0 प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 और ऊपर पावर n तो है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में हमें संख्या अभाज्य संख्या 2 व 3 तो प्राप्त हो रही है, लेकिन साथ में 5 प्राप्त नहीं हो रही है। हमने क्या पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों ही अभाज्य संख्या होनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन साथ में 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 6 की पावर n में n का मान प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से कुछ भी रखने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है। छठा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें इन संख्याओं की व्याख्या करनी है कि ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। अब सबसे पहले संख्या भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो वे संख्याएं जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा कम से कम
एक अन्य संख्या का भाग भी जाए वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसके बारे में हमने विस्तार से पिछली वीडियो संख्याओं के प्रकार के अंदर पढ़ा है। तो हमें यहाँ व्याख्या करनी है कि संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। तो पहली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। इन संख्या में हम 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा इंटू 11, और जब 13 कॉमन लिया तो प्लस इंटू 1 + 1। अब मेरी ध्यान से देखें तो इन संख्या का में 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 13 का भाग अवश्य जाएगा, और जब इस संख्या में 13 का भाग अवश्य जाएगा तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। और हम इसे आगे और भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि 13 की जगह 13 और 7 × 11 हो जाएगा 77 और प्लस 1। 77 + 1 हो जाएगा 78, और 13 × 78 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1014। तो इन संख्या को जो हल करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 1014, वो दो संख्याओं के गुणा करने से बनी है, 13 और 78 से। इसका मतलब है कि इस संख्या में 13 व 78 का भाग अवश्य जाएगा। हमने यही पढ़ा है कि यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसमें एक तथा उस संख्या के अलावा कम से कम एक संख्या का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें 13 व 78 दोनों का भाग जा रहा है। इसका संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। हम इसे भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि 1014 में 1 व 1014 के अलावा अन्य संख्याओं 13 व 78 आदि का भाग भी जा रहा है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हमें इसकी व्याख्या करनी थी और ये होगी। दूसरी संख्या हमारे पास है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले देखें तो इस संख्या में 5 कॉमन आ रहा है, और जब हम 5 कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ बचेगा हमारे पास 7 × 6 × 5 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस। जब यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा हमारे पास 1। इस संख्या में भी 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्या में 5 का भाग अवश्य जाएगा, और जब 5 का भाग इसके अंदर जाएगा तो ये संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। हम इसे और आगे विस्तार से हल करके देख भी सकते हैं कि ये 5 का 5, और जब हम 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1008, और प्लस तो एक है, 1008 + 1 हो जाएगा 1009, और जब 1009 का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5045। तो हमारे पास जो संख्या आई 5045, इन संख्या को जब हमने हल किया है तो उससे पहले हमने 5 × 1009 का गुणा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 1009 और 5 का भाग अवश्य जाएगा। हमने यही पढ़ा है कि यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसमें उस स्वयं संख्या का तथा एक के अलावा कम से कम एक संख्या का भाग जाना चाहिए। इसमें 5 व 1009 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब संख्या एक भाज्य संख्या है। अब इसे भाषा के रूप में भी लिख लेते हैं कि 5045 में 1 व 5045 के अलावा अन्य संख्याओं 5 व 1009 आदि का भाग जा रहा है, और जब भाग जाता है तो अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य
संख्या है। 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एक मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। तो एक मैदान के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पथ बना हुआ है। मान लेते हैं इसका प्रारंभ बिंदु यहाँ पर है। सोनिया तथा रवि दोनों यहाँ से प्रारंभ होकर एक चक्कर पूरा लगाकर और वापस इस स्थान पर पहुँचने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि रवि यहाँ से प्रारंभ होकर पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो पहले लिख लेते हैं भाषा में, सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट है। और रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 12 मिनट। रवि 12 मिनट लगता है, तो 12 मिनट। हमें ज्ञात करना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 18 व 12 का हम यदि एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उतने समय बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हम इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने से पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1, और 12 के अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 12 में 2 का भाग दिया 6 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 प्राप्त हुआ, और 3 में 3 का भाग दिया हमें 1 प्राप्त हुआ। इसके अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते, अभाज्य गुणनखंड 18 है, तो 18 के प्राप्त हुए 2 × 3 × 3, और इसे हम 2 × 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार है। दूसरा 12, तो 12 के प्राप्त हुए 2 × 2 × 3, और इसे हम 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 2 बार है। हम इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं कि इनमें सभी संख्याओं को लेते हैं लेकिन उनकी उच्चतम घात ली जाती है। तो पहले हम 2 को लेते हैं, तो 2 की उच्चतम घात कितनी है? 2 की पावर 2 है। और दूसरा 3 है, तो 3 की उच्चतम घात भी 3 की पावर 2 ही है। जब इसे हल करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 × 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, और 9 × 4 होता है 36। तो हमें इनका एलसीएम प्राप्त होगा। एलसीएम किन दो संख्याओं का? तो 18 व 12 का हमें एलसीएम प्राप्त होगा 36। तो जो 36 आया है, इस 36 मिनट बाद रवि व सोनिया दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम यहाँ पर इनका एलसीएम क्यों ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि दोनों वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल लेंगे, यह हमें समय ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कम से कम एक चक्कर तो पूरा करेंगे, तभी तो मिलेंगे पुनः। और जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो जो समय होगा वह समय 12 मिनट और 18 मिनट से तो अधिक ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर इनका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, न कि एचसीएफ। तो अतः सोनिया व रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे।